सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी गाइस। तो लास्ट लेक्चर में गाइस हम लोगों ने बिल्कुल स्लोली, बहुत बेसिक से हम लोगों ने क्लॉज को पढ़ा कि क्लॉज क्या होता है, किस तरह के उपवाक्य होते हैं, उपवाक्यों में सेंटेंसेस जो है वह कैसे तय करते हैं, कैसे फाइनलाइज करते हैं कि कौन सा सेंटेंस आपका उपवाक्य बनेगा, कौन सा वाक्य आपका क्लॉज बनेगा। तो इस बारे में गाइस हमने अच्छी तरीके से बात की। आज गाइस हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और क्लॉजेस के बारे में, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये सारी चीजें क्या होती है, किस तरह से कार्य करती हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम जो देखने वाले हैं वो कौन सा होने वाला है। फर्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, यानी कि क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं या उपवाक्यों के प्रकार। तो क्लॉजेस में भी डिस्क्राइब्ड इन 3 वेज, 3 तरीकों से या 3 प्रकार से क्लॉजेस को बताया जा सकता है, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 3 प्रकार के क्लॉजेस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम उन्हें टर्म्स ऑफ क्लोज एलिमेंट्स के आधार पर अगर हम देखें तो कौन कौन से आधार पर हो सकते हैं? पहला सब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा वर्ब हो सकता है, तीसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैं कई बार अंतर बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जब भी किसी क्रिया को किसी उद्देश्य से किया जाता है तो क्रिया का संपादन तो हो रहा है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कहलाएगा। लेकिन जब किसी वाक्य में कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई वर्णन दिया जा रहा है, विवरण किया जा रहा है, परिचय दिया जा रहा है, तो वहां पर जो भी अंत में शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट ना होकर के कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। कैसे बन जाता है एक बार फटाफट से देख लो। आई टीच इंग्लिश। अब यहां पर ये आई जो है ये टीच नाम के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो कि हमारी वर्ब है, और इस वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि मैं जो है इंग्लिश को पढ़ा रहा हूं या इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर वर्ब के बाद में अगर शब्द आया तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन इसी जगह अगर मैं ये कह देता हूं आई एम चित्रांश, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यहां पर कोई वर्ब नहीं है, यहां कोई मुख्य क्रिया नहीं है, बल्कि मैं अपना परिचय दे रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं या विवरण दे रहा हूं। तो यहां पर मैं इसे क्या कह दूंगा कि ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है। बोलो ये मेरा क्या है? तो ये चीज चित्रांश होना मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। यही अंतर होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। जब किसी क्रिया के बाद कोई शब्द आता है जिसको उद्देश्य मानकर क्रिया की जा रही है, जैसे इंग्लिश मेरा उद्देश्य है और मैं क्रिया कर रहा हूं पढ़ाने की, तो यहां पर इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी के विपरीत हम लोग देख रहे हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जहां परिचय दिया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, विवरण दिया जा रहा है, दिस जैकेट इज ब्लू, तो दिस जैकेट सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ब्लू कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो यहां पर लर्न का हमने लर्निंग बनाया और उसके बाद इंग्लिश जो आया वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट हम सब लोग जानते ही हैं, कल हमने बहुत अच्छे से बात की, क्रिया जो किसी एक्शन को होना दर्शाता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऊपर है। एडवर्बियल यानी क्रिया विशेषण, जहां पर क्रिया की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम विच दे आर कंस्ट्रक्टेड, यानी कि ये 3 प्रकार के जो क्लॉजेज है वो किससे बने हुए हैं इस पर निर्भर करता है। एंड द वर्ब पैटर्न्स, और वर्ब जो है उसका क्या पैटर्न है, वर्ब को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, जैसे कि आई वॉक, आई स्माइल, आई लाफ, आई हियर, ये सारे के सारे वाक्य क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनने वाले वाक्य। ध्यान से सुनना गाइस, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा। ध्यान से बात को सुनेंगे तो ध्यान से बात समझ में भी आएगी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, आई ईट आ गया, आई वॉक आ गया, आई लाफ आ गया, आई स्माइल आ गया, आई हियर आ गया। तो इस सारे के सारे शब्दों वाक्यों में आपने क्या देखा? मैं एक सब्जेक्ट बोल रहा हूं और एक वर्ब बोल रहा हूं, इसके अलावा और कोई वाक्य में कोई भाग नहीं है। दूसरा तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हमने यहां देखा। ये हमारा सब्जेक्ट आया, ये हमारी वर्ब आई और ये हमारा ऑब्जेक्ट आया। तीसरा आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब वाले वर्ब की बता रहा है, जैसे कि ये आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। फिर आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
एडवर्बियल, यानी कि यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग हो जाएगा। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। फिर यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इत्यादि, मतलब और ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कि वाक्यों का निर्माण किया जाता है, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। कुल मिलाकर के एलिमेंट्स की बात करें तो 4 ही एलिमेंट है, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना लो। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, वर्ब के बाद में या तो ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, और या फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बाद में एडवर्बियल्स का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के 1, 2, 3 और 4, 5 ये एलिमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से या जिनके आधार पर वाक्यों का निर्माण किया जाता है। वाक्य के अव्यय यानी कि वाक्य के जितने भी पार्ट्स हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म, संपूरक क्रिया या विश्लेषणात्मक, तो ये सारे के सारे के आधार पर वर्ब पैटर्न बनाए जाते हैं जो उपवाक्य का फंक्शन करते हैं, यानी कि किसकी तरह काम करना शुरू कर देते हैं, ये सभी के सभी क्लॉज की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं, वे जब पूर्ण वाक्य के रूप में दिखाई देते हैं तो उस पूर्ण वाक्य को हम क्लॉज कह देते हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज एंड वर्बलेस क्लॉज, फाइनाइट क्लॉज फॉर finite phrase, an ordinary verb, main verb may be preceded with one or more auxiliaries। तो ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के भाग हैं, फाइनाइट क्लॉजेस, नॉन फाइनाइट क्लॉजेस, या फिर वर्बलेस क्लॉजेस, या फाइनाइट क्लॉजेस, या अफार फाइनाइट वर्ब फ्रेज, ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के भाग होते हैं। इनके बारे में आगे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। ऐसे समझाऊंगा अभी तो समझ में आएगा नहीं, तो आगे एग्जाम्पल आएंगे ना तब इसका रेफरेंस लूंगा कि भाई ये इस तरह का वाक्य है, ये इस तरह का क्लॉज है, लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम केवल एक परिचय जितना ही उसे पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट क्लॉज वे होते हैं जिनमें नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज। अब नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज कौन कौन सी होती है, तो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, एक तो आईएनजी पार्टिसिपल जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक ईडी पार्टिसिपल जिसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, या फिर इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह के फ्रेजेस से, इस तरह के वर्ब से बनने वाले जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नॉन फाइनाइट क्लॉजेस कहलाते हैं। सीधी सी बात है, अगर पार्टिसिपल से बनने वाला कोई वाक्य है या कोई वाक्यांश है या कोई उपवाक्य है तो उसे हम सीधा सीधा क्या कह देंगे कि भैया ये किस तरह का उपवाक्य है, तो नॉन फाइनाइट क्लॉज है। क्यों है, क्योंकि इसमें आपने पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है, और क्योंकि आप पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे हो तो इस तरह के क्लॉज को हम नॉन फाइनाइट क्लॉज कहेंगे। वर्बलेस क्लॉज वे होते हैं, कौन से होते हैं, जिनमें कोई क्रिया नहीं होती तथा अक्सर कोई कर्ता भी नहीं होता। यानी वहां पर कोई वर्ब भी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, मतलब क्या है, कोई वर्ब भी नहीं होगी और साथ में कोई कर्ता भी नहीं है, इसका मतलब कोई सब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ना कोई सब्जेक्ट हो ना कोई वर्ब हो, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, वर्बलेस क्लॉज कहलाते हैं। इसमें हमने 2 चीजों के बारे में बात की। नॉन फाइनाइट क्लॉज कौन से होंगे, जहां पर हम पार्टिसिपल्स की बात करेंगे या पार्टिसिपल के माध्यम से वाक्य का निर्माण करेंगे या इन्फिनेटिव के माध्यम से वाक्य का निर्माण करेंगे, वे क्या कहलाएंगे, तो वे नॉन फाइनाइट क्लॉज कहलाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 की बात आती है वर्बलेस क्लॉज क्या कहलाते हैं, तो वर्बलेस क्लॉज वो होते हैं क्लॉज जिनमें ना सब्जेक्ट हो ना ही वर्ब हो, जहां दोनों का भाव हो उन्हें वर्बलेस क्लॉज कहते हैं। ये दोनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले हमने जो पढ़ा है ये केवल एक परिचय मात्र है कि भाई देखो, आप एक अगर क्लॉज को समझना चाहते हो तो ये बात समझो कि अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें आकर के क्लॉजेस को बनाती है। इसलिए हम लोग सीधे तौर पर, हमने इससे पिछली फ्रेम पे क्या बात की कि अगर हमें क्लॉज देखना है तो हमारे लिए मेन ये 5 शब्द हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। ये अलग अलग तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर बना करके क्या कह देंगे कि भैया ये क्लॉज है, और हर तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग तरह के क्लॉज को दर्शाने का काम करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वर्बलेस क्लॉज की, कि वर्बलेस क्लॉज कौन सा होता है, रेदर राइट और रॉन्ग, चाहे सही हो या गलत हो। मुझे एक बात बताओ, चाहे सही हो या गलत हो, इसमें क्या कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब है कि नहीं है? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट और वर्ब है
या नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब है तो किस तरह का सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो किस तरह का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट है, चाहे सही हो या गलत, बस इतना ही वाक्य है, चाहे सही हो या गलत। तो इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, इसलिए हमने क्या कहा इसे, ये वर्बलेस क्लॉज है। शी ऑलवेज पुट अप क्वेश्चंस, वह हमेशा प्रश्न पूछती है। तो देखो यहां पे क्या हुआ, शी आ गया और पुट अप आ गया, जो कि किसके अर्थ में आता है, आस्क के अर्थ में आता है। आस्क का मतलब पूछना और पुट अप का मतलब भी पूछना। तो यहां पर सब्जेक्ट भी आया, यहां पर वर्ब भी आया, तो यहां पर हमारा क्या आया, ऑब्जेक्ट भी आया। तो अब अगर इस तरह के क्लॉज की मैं बात करूं जिसे मैं मेन क्लॉज कह रहा हूं, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा भैया, ये मेरा मैटर है एस प्लस वी प्लस ओ। अब शायद समझ में आ रहा होगा बच्चों को कि अच्छा पहले वो जितने लिखे हुए थे एस प्लस वी प्लस ओ, एस प्लस वी प्लस सी, वो सब क्या है, वो सब ये है, वो सब ये है कि भाई किस तरह से वाक्य बना हुआ है वो हमें यहाँ पर देखना है कि भाई सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, तो एस प्लस वी प्लस ओ, इस तरीके से हम वाक्य को बना हुआ यहाँ पर मानते हैं। ऑलवेज जो है वो हमारा एडवर्ब बनता है और एडवर्बियल बन के ए बन जाता है। तो मैं चाहूं तो इस वाक्य में यहाँ पर ए भी जोड़ सकता हूं कि भैया सब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सामान्यतः एडवर्बियल जो है वाक्य के अंत में इस्तेमाल लिए जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन का मतलब है कार्य के आधार पर क्लॉजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन क्लॉज, सब क्लॉजेस। तो क्लॉजेस को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं। एक तो मेन क्लॉजेस होते हैं, मेन क्लॉज हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अभी भी देखा, ये जस्ट अभी देखा ना, ये क्या है, हमारा मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज हमेशा वह क्लॉज होता है जो किसी पर आश्रित नहीं रहता है ना, स्वाश्रित वाक्य रहता है। फिर होता है सब क्लॉज, कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉमिनल क्लॉजेस यानी कि नाउन क्लॉजेस और रिलेटिव क्लॉजेस यानी कि एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्बियल क्लॉजेस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तीन तरह हम इन्हें बांट सकते हैं। सबसे पहला नाउन क्लॉज बना सकते हैं इससे, जिसे कि नॉमिनल क्लॉज कहा जाता है। केवल परिचय चल रहा है गाइस, अभी तक क्वेश्चन आंसर तक हम पहुंचे भी नहीं है। केवल परिचय, केवल किस पार्ट को क्या कहते हैं, कितने इसके भाग हो सकते हैं, बहुत थ्योरेटिकल बात चल रही है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाओगे तो सच बता रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मेन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, और वहां जैसे ही हम पहुंचेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये मैटर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अभी के लिए बस इसे एक बार पढ़ लो कि हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर फंक्शन के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर या कार्य करने के आधार पर अगर मुझे क्लॉजेस को बांटना है तो मैं कितनी जगह बांटूंगा। तो सबसे पहले इन्हें मैं मेन क्लॉज और सब क्लॉज के आधार पर बांटूंगा, और आगे जाकर इन्हें बांटने की कोशिश करूंगा तो नॉमिनल क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज, इन तीन आधारों पर बांटूंगा। सिंपल सी बात, इतनी सी बात मुझे याद रखनी है, जो मैं याद रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य में उपवाक्य के कार्य के आधार पर उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में बांटते हैं। आश्रित उपवाक्यों को संज्ञा उपवाक्य, संबंधवाचक उपवाक्य, क्रिया विश्लेषणात्मक उपवाक्य में बांटा जा सकता है। इस तरीके से हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। बेसिकली तीन जगह चेंज कर रहे हैं, नॉमिनल, दूसरा रिलेटिव, तीसरा एडवर्बियल क्लॉज। इस तरीके से इसे बदला जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले क्लॉज की, जिसे हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य उपवाक्य अथवा प्रधान उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। मेन क्लॉज वो क्लॉज होता है या मेन क्लॉज वह वाक्य होता है जहां पर कोई वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए, जहां कोई उपवाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता, किसी पर निर्भर नहीं होता। कल हमने देखा था ना कि जब हम दो मेन क्लॉज एक साथ जोड़ करके बना रहे थे, हाँ, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, तो दो अलग अलग वाक्य, दोनों अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। कोई भी वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है या निर्भर नहीं है। मेन क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट, मेन क्लॉज में एक कर्ता होता है, एंड अ प्रेडिकेट, एक विधेय होता है, एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और एक पूर्ण विचार को एक्सप्रेस कर सकता है। व्हेन सेंटेंस कंटेन्स टू मेन क्लॉजेस, जब किसी वाक्य में दो मेन क्लॉज होते हैं, द क्लॉज आर जॉइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से उसे जोड़ा जाता है। इफ अ कंजक्शन इज मिसिंग, अगर कंजक्शन नहीं होता तो टू क्लॉजेस कैन बी जॉइंट विथ सेमीकोलन। इंपॉर्टेंट बात इसमें केवल एक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर मेरे पास है और मेरे पास मेन दो क्लॉज है,
मेन क्लॉज कितने हैं? 2 मेन क्लॉज हैं। तो इनको जोड़ने के लिए या तो मुझे क्या चाहिए, या तो मुझे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चाहिए, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं हो और सेमी कॉलन हो तो भी मेरा काम हो जाएगा। एक बिंदी ऊपर, एक बिंदी नीचे, नीचे वाली बिंदी की पूंछ पूंछ नहीं, मतलब उसे कॉमा की तरह बनाना है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? सेमी कॉलन कहलाता है। सेमी कॉलन और कॉलन में क्या अंतर होता है? अगर मैं ऐसे डबल डॉट लगा दूं तो ये कॉलन कहलाएगा, एक डॉट लगा के एक इस तरीके से खींचूंगा तो ये क्या कहलाएगा? सेमी कॉलन कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं दो वाक्यों के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं भी लगाऊं, सेमी कॉलन लगा दूं तो भी दो मेन क्लॉजेस को जोड़ा जा सकता है। सेमी कॉलन ना लगाऊं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाऊं तो भी दो वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि जब सेंटेंस जोड़ रहे होंगे ना तो इससे पहले जितनी भी डेफिनेशन आई है ना वो कुछ काम नहीं आने वाली, लेकिन ये रूल काम आएगा। और इसमें भी इतना जो रूल है ना ये किसी क्रम का नहीं है। यहां पर मेन बात ये है कि इफ अ कंजक्शन इज मिसिंग, अगर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिसिंग है, 2 क्लॉजेस कैन बी ज्वाइंट, तो 2 क्लॉजेस को जोड़ा जा सकता है विथ सेमीकोलन, सेमीकोलन के माध्यम से। देखिए मुख्य उपवाक्य में, ये तो जो भी इंग्लिश में पढ़ा है वो हिंदी में, उपवाक्य में एक सब्जेक्ट व एक प्रेडिकेट होता है, ये पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। जब एक वाक्य में दो मुख्य उपवाक्य होते हैं तो उपवाक्य में से एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। यदि दोनों उपवाक्यों के बीच कोई कंजक्शन नहीं हो तो एक सेमीकोलन, ये देखो ये आ गया निशान सेमीकोलन का, तो दो वाक्य किससे जुड़े हुए होते हैं? या तो सेमीकोलन से जुड़े हुए होंगे या कंजक्शन से जुड़े होंगे। दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल हमें करना होगा इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए। अब ये देखिए 1 क्लॉज वाला क्लॉज मैं लेकर के आया हूं यहाँ पे सबसे पहले, तो जहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? हार्ड वर्क। ये मेरा मेन क्लॉज क्यों है? क्योंकि यहां पर एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, और दोनों मिलकर के अपना पूर्ण अर्थ दे देंगे। एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, दोनों मिलकर के अपना पूर्ण अर्थ दे देंगे। इसको और किसी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या दूसरे मेन क्लॉज की या सबऑर्डिनेट क्लॉज की किसी की आवश्यकता नहीं है अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए। देखिए हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम जो है वह सफलता का रहस्य है। तो सफलता का रहस्य क्या है? किसे सफलता मिलती है? उसे सफलता मिलती है जो कठिन परिश्रम करता है। तो यहां पर देखो कठिन परिश्रम जो है मेरा सब्जेक्ट है, कर्ता के रूप में क्या प्रयुक्त हुआ? कठिन परिश्रम। और कठिन परिश्रम क्या है? तो इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का रहस्य है। सफलता का रहस्य क्या है? कठिन परिश्रम है मेन क्लॉज में। तो यहां पर एक मेरा सब्जेक्ट है, एक मेरा प्रेडिकेट है, दोनों मिलकर के पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, इसलिए मैंने इसे क्या कह दिया? मेन क्लॉज कह दिया। और ये 1 क्लॉज ही है क्योंकि यहां पर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। अगला देखो इसके अंदर, अब यहां पर मामला देखो, वाइस मैन लव वर्च्यू, फूल्स शन इट। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है उन्हें वर्च्यू, सौभाग्य पसंद होता है या उससे प्रेम करते हैं। वहीं पर वेयरस, वेयरस का मतलब क्या होता है? उसी के कॉन्ट्रास्ट में, उसी के विरोधाभास या उसी के कॉन्ट्रास्ट में मूर्ख व्यक्ति जो है इसे बर्बाद कर देते हैं। अब यहां पर 2 वाक्य हैं हमारे। पहला वाक्य क्या है? वाइस मैन, तो एक सब्जेक्ट हो गया हमारा वाइस मैन, एक प्रेडिकेट हो गया लव वर्च्यू। यहां पर एक सब्जेक्ट हो गया फूल्स और एक प्रेडिकेट हो गया शन इट। तो यहां पर हमारे कितने हो गए? 2। यानी कि ये किस तरह का वाक्य है? तो ये 2 क्लॉज का वाक्य है। इस बारे में तो कल भी बात हुई थी, है ना। ज़्यादा रुकूं नहीं इस पे, आगे बढ़ूं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कल इस बारे में बहुत अच्छे से विस्तार में चर्चा हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाइस मैन लव वर्च्यू, बुद्धिमान मनुष्य जो है वो सौभाग्य से, वर्च्यू से प्रेम करते हैं, मेन क्लॉज। वेयरएज वहीं फूल्स शन इट, मूर्ख व्यक्ति जो है इसे बर्बाद कर देते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का प्रयोग किया गया। कंजक्शन नहीं लगाते तो सेमीकोलन भी लगा सकता था। अगर यहाँ पर वेयरएज का प्रयोग ना करके अगर सेमीकोलन का प्रयोग भी कर लेता तो भी प्रयोग गलत नहीं होता। अभी नियम पढ़ा था ना, जब 2 मेन क्लॉज हो उन दोनों को हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ना हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का अभाव हो तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? वहां पर उसे सेमीकोलन से जोड़ सकते हैं। तो ये किस तरह का है? 2 क्लॉज का वाक्य है जहां पर 2 मेन क्लॉज हैं, कंजक्शन से जुड़े हैं। कंजक्शन से ना जुड़े होने पर इन्हें सेमीकोलन से भी जोड़ा जा सकता है। किससे जोड़ा जा सकता है? देखो सेमीकोलन का मुझे लग रहा है थोड़ा सा छोटा है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये सेमीकोलन का मार्क
है ना। तो सेमी कॉलन जो है इस तरीके का मार्क होता है जिससे इसे जोड़ा जा सकता है। शी डिड नॉट वर्क, वह कार्य नहीं करती। शी फेल्ड, वह असफल हो गई। तो उसने कार्य नहीं किया, शी डिड नॉट वर्क, शी फेल्ड, वह असफल हुई। अब ये देखो कि उसने कार्य नहीं किया, वह अपने आप में पूरा वाक्य है। शी फेल्ड, वह असफल हो गई, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। दोनों मेन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि दोनों का अपना एक एक सब्जेक्ट है और एक एक प्रेडिकेट है। दोनों का अपना अपना क्या है? एक एक सब्जेक्ट है और एक एक प्रेडिकेट है, एक एक कर्ता है, एक एक विधेय है, और दोनों मिलकर के मेन क्लॉज बना रहे हैं। यहां पर ये मेन क्लॉज बना रहा है, यहां पर ये मेन क्लॉज बना रहा है। दोनों को जोड़ने के लिए अगर मैं चाहता तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करता, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, सेमी कॉलन का इस्तेमाल भी किया है, तो भी मेरा वाक्य सही माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। सेकंड, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या नाम था उसका? 3 नाम थे। या तो मेन क्लॉज, हम मेन क्लॉज ही कह रहे हैं उसे बार बार, या प्रिंसिपल क्लॉज कह लो आप उसे, या फिर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब जो स्व आश्रित है, खुद पर ही पूर्णतः निर्भर है, अपना अर्थ जताने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं हो रहा। जबकि इसे हम क्या कह रहे हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। ये आश्रित उपवाक्य है या निर्भर उपवाक्य है, यानी इसे अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए किसी न किसी अन्य वाक्य पर निर्भर होना या अन्य वाक्य पर आधारित होना अथवा आश्रित होना इसे आवश्यक हो जाएगा, वरना पूरा अर्थ दे ही नहीं पाएगा। इसलिए कैसा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से पता चल रहा है ना, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, डिपेंडेंट आश्रित या निर्भर वाक्य। जब इस तरीके से हम लोग देखते हैं, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कॉमन सेंस बाय इटसेल्फ। तो यहां पर क्या है कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, लेकिन एक कॉमन सेंस जो है या कॉमन सेंस जो है उसे रिप्रेजेंट नहीं करता स्वयं से। इट डिपेंड्स ऑन अ मेन क्लॉज, किसी ना किसी मुख्य उपवाक्य पर या मेन क्लॉज पर निर्भर करेगा फॉर इट्स कंप्लीट सेंस, अपने पूर्ण अर्थ के लिए। इट इज इंट्रोड्यूस्ड वी रिलेटिव प्रोनाउन, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? WH वर्ड का या दैट का। इस बारे में हम तीसरी बार बात कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, WH वर्ड या फिर दैट होता है। किसी व्यक्ति के लिए बताना हो तो हु, किसका कोई सामान है, हुज, हुम जिसके द्वारा बताना हो, विच किसी वस्तु के बारे में बताना, और दैट जो है यूनिवर्सली सभी के साथ लग सकता है। और अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन या फिर सबऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल होता है जहां पर इफ, दो या बिकॉज का इस्तेमाल होगा, या फिर कनेक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल होगा, वो भी WH वर्ड के रूप में ही होती है। वाई जिसलिए, वेयर जहां, व्हेन जब, बिफोर पहले। तो इन्हें जोड़ने के लिए अब देखो यहां पर क्या हुआ, मेन क्लॉज आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मेन क्लॉज पर निर्भर करेगा। सबसे पहली बात, अगर मेन क्लॉज पर निर्भर है तो अपना पूर्ण वाक्य दे पाएगा, अगर मेन क्लॉज पर निर्भर नहीं हो रहा तो पूर्ण वाक्य, पूर्ण अर्थ नहीं दे पाएगा। इनको जोड़ने के लिए किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, तो सबसे पहले कहा कि भैया रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लो। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से? हु, हुज, हुम, विच, दैट का प्रयोग कर लो। नहीं है तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल कर लो साहब। कौन कौन से हैं साहब? इफ है, दो है, बिकॉज है। वो भी नहीं है साहब तो चलिए कनेक्टिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल कर लो। वो कौन कौन से हैं? वाई, वेयर, व्हेन या बिफोर। इनसे इन दोनों वाक्यों को, इन तीनों चीजों से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा जा सकता है, जहां एक वाक्य अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी अन्य या दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा और निर्भर होने के बाद इस प्रकार से कार्य करेगा या इस प्रकार से कार्य को देखता है। आश्रित उपवाक्य में एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट होगा, बात कर चुके हैं, लेकिन यह अपने पूर्ण अर्थ, अपने आप का पूर्ण अर्थ नहीं करता है या अपने आप पूर्ण नहीं होता है अर्थ के मामले में। यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करता है। इसका प्रस्तुतिकरण जो है प्रोनाउन, रिलेटिव या फिर सबऑर्डिनेट कंजक्शन से या किसी कनेक्टिव एडवर्ब से होता है। इन तीनों के बारे में लास्ट फ्रेम पे बता चुका हूं। तो गाइज यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पे हम लोग देख रहे हैं गॉड ब्लेस अस, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं, ये तो मेन क्लॉज है, लेकिन ये कार्य निर्भर किस पे है? तो ये कार्य निर्भर है किस पे? विश, वर्शिप हिम। यदि, व्हेन का मतलब होता है जब, तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं कब?
जब हम उसकी पूजा करते हैं तो ये किस तरह का क्लॉज हो गया, ये हमारा, अब ये देखो मेरे पास जगह कम थी तो मैंने सब ओ लिख दिया, समझ जाना सबऑर्डिनेट कहना चाह रहा हूं, सबऑर्डिनेट क्लॉज पर निर्भर करेगा। यानी कि यहां पर जब एक वाक्य की निर्भरता दूसरे वाक्य पर हो जाती है तो वहां पर हम देखते हैं कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दो तरह के क्लॉजेस हो जाते हैं। गाइस मेन क्लॉज जो है हमारा परिणामात्मक होता है, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज के, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसके एक्शन का परिणाम होता है। तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं, कैसे आशीर्वाद देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना करने का परिणाम क्या निकला कि भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में वर्शिप यानी प्रार्थना या पूजा करने का परिणाम क्या है, ब्लेस करना, तथा वर्क हार्ड कठिन परिश्रम का परिणाम क्या है, रीच द गोल हो सकता है कि अगर मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के एक्शन का परिणाम होता है मेन क्लॉज। इसीलिए हमने क्या देखा कि वर्शिप करने का परिणाम क्या है, ब्लेस। तो ये है मेरा कार्य और ये है इस कार्य का परिणाम, बोलो हाँ कि ना। ये मेरा कार्य है भगवान की वर्शिप करना, पूजा करना, और उसका परिणाम क्या है कि वे हमें, भगवान हमें जो क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो जब कार्य का परिणाम हमें देखने को मिलता है या कार्य का परिणाम जब हमें प्राप्त होता है तो परिणाम के रूप में हमें क्या मिलता है, मेन क्लॉज, और कार्य जहां होता हुआ दिखता है वहां हमें क्या मिलता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज देखने को मिलता है। यही बात यहां पर बताई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है या आश्रित उपवाक्य जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, आज हम केवल इनके नामों की चर्चा करेंगे, बाकी इसके आगे का इसका पूरा डिटेल इसमें 3-3, 4-4 पॉइंट सब में है, उसकी चर्चा हम लोग कल के हमारे लेक्चर में करेंगे। तो हमें बस आज जो डेटा है जिसमें अधिकांश डेटा जो है स्टार्टिंग वाला वो याद करने का डेटा है, उसे आपको केवल समझना है, 2 बार 3 बार रीड कर लीजिए, उससे ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा कहीं काम भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसलिए फालतू उसमें दिमाग मत लगाना। दिमाग कहाँ लगाना है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन होता है, कौन नहीं होता, कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसकी जगह सेमीकोलन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या इससे लास्ट वाली फ्रेम पे हमें 3 चीज़ें मिली जो 2 वाक्यों को जोड़ती है। ये चीज़ें याद रखने लायक है, इनको ध्यान से देखना, इनको याद रखना, क्योंकि आगे की जो बात होगी पूरी इन्हीं बेसिस पे होगी। आगे की जो डेफिनेशन सही है उन पे ज़्यादा चर्चा होगी नहीं, इसलिए, और ज़्यादा हमारे एग्जाम में काम आने वाला डेटा भी नहीं है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 3 प्रकार के हम लोग देखेंगे। पहला है नाउन क्लॉज। फर्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नाउन क्लॉज मिल जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य जो कि कंडीशन यानी शर्तिया वाक्य या समय पर आधारित वाक्य बनाएंगे। तीसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज होता है जो कि विशेषण उपवाक्य बनाएगा या संबंधवाचक उपवाक्यों का निर्माण करेगा, ठीक है। ये 3 प्रकार के मेन क्लॉजेज हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आते हैं। ये हमारा सबसे मेजर डेटा है गाइस। अगर मैं पूरे क्लॉजेज की कहूँ ना कि आत्मा या जीस्ट जान वाला पोर्शन कौन सा है इनिशियल स्टेज पे, तो ये तो अपने को ठीक से पता ही होने चाहिए, तभी अपन इसके आगे की बात अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको कल हम बहुत अच्छे से डीपली देखेंगे विद एग्जांपल्स। सो लेट्स मूव फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आज के लेक्चर के की पॉइंट्स चाहिए मुझे कमेंट में, टॉपिक वाइज की पॉइंट्स। टॉपिक वाइज आपको इसमें की पॉइंट्स लिखने हैं। की पॉइंट्स ऊपर लिख दिया मैंने, तो टॉपिक वाइज आप यहां पर बताएंगे कि कौन सा टॉपिक जो है या कौन से मेजर पॉइंट हैं जो आज के टॉपिक में आप लोगों ने समझे हैं जो याद करने लायक है, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।